हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, ये है हमारे बिजनेस लॉ का सेकंड चैप्टर। हम लोग बिजनेस लॉ कर रहे थे अपना, ठीक है, बिजनेस लॉ। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा इसमें टॉपिक होने वाला है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मैक्स टू मैक्स इसमें तुम्हें 2 ही वीडियोस मिलेंगी यार, क्योंकि ज्यादा बड़ा तो टॉपिक है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने तुम्हारा कवर करवा दिया और यहां पे अब हम लोग कवर अप करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा बेसिकली। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, अच्छा मैं 2 दिन से वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट से मैं फेस रिवील कर दूंगा वैसे अपना। मैं अभी सिटी के बाहर हूँ जिसकी वजह से मैं फेस कैम नहीं कर रहा हूँ। सो अभी फिलहाल इससे काम चला लो। हम लोग आज का जो टॉपिक होने वाला है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से तुम्हारे एग्जाम में, CUET PG एंट्रेंस एग्जाम में। इस चैप्टर को अच्छे से कवर अप कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा एग्जाम टाइम के अल्टीमेट बैच के बारे में, जो कि है फॉर PG स्टूडेंट्स जो कि ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। एक मिनट, जो कि इसे ज्वाइन कर सकते हैं इस अल्टीमेट बैच को फॉर योर अपकमिंग CUET PG एग्जाम। क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, PDF नोट्स है, ऑनलाइन टेस्ट है, डाउट सेशंस है, साथ ही साथ PYQs तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि जल्दी किसी भी वेबसाइट्स पे नहीं मिलते हैं, जिसके अंदर तुम्हें 2019 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर्स यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि और पिछले कुछ साल के पेपर्स भी इसके अंदर इंटीग्रेट करूं, लेकिन फिलहाल के लिए जो भी अवेलेबल है मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे, जिससे कि तुम्हें एक आइडिया लगा सकते हो कि कैसा एग्जाम होता है। और ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो अपकमिंग एग्जाम्स के पैटर्न पे ही होगा, प्रीवियस ईयर पे जैसे हुआ है उसी बेसिस पे ही करवाया जाएगा। इस बैच को जाकर फटाफट ज्वाइन करो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्स का दे रखा है। गूगल प्ले से एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे तुम्हें ये कोर्स देखने को स्टोर सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कर लो। और ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स रह जाते हैं इसके रिगार्डिंग तो तुम इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा तुम्हें एग्जाम टाइम के ऐप के बारे में। प्ले स्टोर से यार इसे डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, जहां पे तुम्हें बहुत सारे फ्री कंटेंट्स भी और पेड कंटेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अगर इस पर्टिकुलर एक्ट के ईयर की बात करूं तो एक्ट है, इसका ईयर है 1930। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा एक्ट है। आसानी से चाहो तो इसे लर्न कर सकते हो। कुछ बातें इसे हमें समझनी है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी कुछ बातें हैं उसको मैं कवर करना यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है द लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स इज कंटेन्ड इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब इस लॉ में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में। जब हम गुड्स बेचते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और इसको कवर किया गया है इसके एक्ट 1930 में। एक्शन में फोर्स में कब आया था ये एक्ट? तो 1 जुलाई 1930 में आया। डेट पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में। पूरे भारत में अप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और इस एक्ट के अंदर टोटल 66 सेक्शंस है, तो ये तुम चाहो तो याद रख सकते हो। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा 1930 से पहले ये जो सेल्स ऑफ गुड्स है, मतलब जब हम गुड्स को बेचते हैं उससे रिलेटेड कानून किस एक्ट में हमें देखने को मिलती थी? तो उससे रिलेटेड कानून जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर देखने को मिलती थी। प्रायर टू दिस एक्ट द लॉ रिलेटिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स इज कंटेन्ड इन द चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंपॉर्टेंट बात है, इसे कवर अप कर लेना। ये जो 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख रखे हैं। चलो अब यहां पे हम लोग समझते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ और इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स। सबसे पहले यहां पे 2 लोगों का होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति खुद को ही अपने गुड्स बेच देगा। उसे जाहिर सी बात है दूसरा व्यक्ति का वहां पे होना कंपलसरी हो जाता है, तभी वो प्रोडक्ट उसे बेच पाएगा। तो 2 पार्टीज का यहां होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरली बी इन गुड्स। गुड्स के फॉर्मेट में ही होनी चाहिए चीजें, मतलब कोई भी चीज तुम बेचोगे टेंजिबल होना चाहिए। अ प्राइस इन मनी शुड बी पेड, और प्रॉमिस काइंड में यहां नहीं होना चाहिए। इन रिटर्न ये भाई साहब कंसिडरेशन इनको पे करेंगे ही। अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर मस्ट टेक्स प्लेस। ट्रांसफर हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट यहां पे एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। आई होप तुम ये दोनों टर्म्स जानते होगे, नहीं जानते हो तो पूछना, मैं बता दूंगा। ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। जितने भी अदर होते हैं, जैसे तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो होता है वो माइनर के साथ नहीं होना चाहिए, मिस्टेक, कोर्जन, फ्रॉड, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स
जो कि कहीं ना कहीं तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं। बेसिकली सेल तो तुम जानते ही हो होता क्या है, ठीक है, उसको समझ लेंगे, और एग्रीमेंट को। तो सेल में क्या होता है, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू बायर, मैंने तुरंत तुम्हें ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया। ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ऑलरेडी हो चुका है, मींस ऑलरेडी दैट ऑलरेडी टेक्स प्लेस, एग्जीक्यूटेड है। इट क्रिएट्स राइट इन द रीम ऑफ द बायर, मतलब तुम्हारे पास अधिकार हो जाता है उस गुड्स का, रिस्क भी तुम्हारे पास चला जाता है। तुम यहां पे बायर हो, मैं सेलर हूं, ये चीज याद रख लो। बायर कैन गेट गुड्स इवन इफ सेलर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, मेरा दिवालिया निकल जाता है, मैंने तुम्हें गुड्स ट्रांसफर अभी नहीं किया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में तुम्हारे पास अधिकार होता है कि तुम मेरे से उस गुड्स को रिकवर कर सको। सेलर्स कैन यूज फॉर प्राइस इफ नॉट बायर, इस स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत एरर है, मैं इसे सही कर दूंगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल, ओनरशिप रिमेन विद सेलर, मैंने यहाँ पे तुम्हारे पास अभी बस एग्रीमेंट किया है कि मैं तुम्हें बेचूंगा इस पर्टिकुलर डेट को, 1 अक्टूबर को मैं तुम्हें गुड्स बेच दूंगा, तो दैट इज एग्जीक्यूटरी, जो कि फ्यूचर में एग्जीक्यूट होने वाला है, अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ओनरशिप मेरे पास ही अभी रखी हुई है उस गुड्स की। तो क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट समझ गए, सेकंड पॉइंट समझ गए, ये तुम्हारे मेरे पास अधिकार, दोनों के पास अधिकार होता है कहीं ना कहीं, तुम्हारे पास भी क्योंकि तुमने एग्रीमेंट कर लिया, मेरे पास भी अधिकार है क्योंकि मैंने ओनरशिप गुड्स का ट्रांसफर नहीं किया है। सेलर के पास यहां पे अधिकार होता है कि वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, अगर तुम पैसे नहीं देते हो तो उस सिचुएशन में एग्रीमेंट टू सेल के अंदर स्यू किया जा सकता है। अग्रीमेंट टू सेल में रिस्क पास नहीं होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, और बायर कैन गेट प्रोपोर्शनेट शेयर इन द मनी बट ही कांट गेट गुड्स, शेयर मिल जाता है, और डिलीवरी को यहां पे रिफ्यूज भी किया जा सकता है अगर बायर इंसॉल्वेंट बन जाता है। तो यहां पे तुम समझ गए होगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट यहां पे जो तुम देख पा रहे होगे जो आता है हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इसको एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे आता है हमारा बायर, बायर है कौन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 इसके बारे में बात करता है, वैसा व्यक्ति जो कि चीज को खरीदता है, हु बाइज और अग्रीज टू बाय, एग्रीज टू बाय, तो उसको नाम दिया जाता है बायर। सेकेंड है डिलीवरी, डिलीवरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 की बात करता है, इट मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मैंने अधिकार गुड्स का, ओनरशिप अभी मैंने फिलहाल ट्रांसफर नहीं किया लेकिन मैंने पोजेशन ट्रांसफर कर दिया, तो दिस इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। आगे समझेंगे, अलग अलग काइंड्स होते हैं डिलीवरी की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड आता है यहाँ पे डिलीवरी स्टेट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 इसके बारे में बात करता है, गुड्स आर सेड टू बी इन ए डिलीवर्ड स्टेट, डिलीवर्ड स्टेट होगा यहाँ पे, when they are in such state that the buyer would be bound to take the delivery, मतलब उस पोजीशन में पहुंच गया है कि अब तुम्हें डिलीवरी उसका लेना ही होगा। तो डिलीवरेबल स्टेट, तुम्हारे घर के सामने डिलीवरी बॉय आके खड़ा है तो यार गुड्स लोगे ही ना, तुमने अमाउंट पे कर रखा है तो लेना ही पड़ेगा। गुड्स मीन्स काइंड, गुड्स होता क्या है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन दी एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, जैसे कि कोई भी मूवेबल, इसके अंदर स्टॉक आ जाएंगे, शेयर्स आ जाते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स जो होते हैं वो भी आ जाएंगे, ग्रास एंड वैसे थिंग्स जो कि अटैच्ड हैं और फॉर्मिंग पार्ट है किसी भी लैंड के, ठीक है, घास हो गया, ये सारे गुड्स में ही आ जाते हैं। शेयर्स, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़कर वो सारे ही गुड्स के अंदर आ जाएंगे। पांचवा है यहाँ पे, इसके अंदर 3 डेफिनेशंस बताऊंगा, जैसे कि सेलर, अग्रीमेंट टू सेल, फिर उसके बाद आता है सेल। तो सेलर की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 इसके बारे में बात करता है, बोलता है वो व्यक्ति जो कि प्रोडक्ट को बेचता हो और एग्री करता हो कि वो बेचेगा, मींस हु सेल्स प्रोडक्ट और अग्रीज टू सेल द प्रोडक्ट, तो वो व्यक्ति कौन हो जाएगा, सेलर हो जाता है। एग्रीमेंट टू सेल की अगर मैं बात करूं, यहां पे क्या बोला गया, वेयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स टेक्स प्लेस एंड द एट फ्यूचर डेट, अभी गुड्स बिका नहीं है, फ्यूचर डेट पे बिकेगा, तो ये क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने बताया था तुम्हें। सेल, सेल का मतलब है कि गुड्स यहां पे हो गया, टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के वक्त ही हो गया, यहां पे जो पर्टिकुलर डेट बोला गया था उस डेट पे हो गया, तो ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है। 6 पॉइंट आता है यहाँ पे अनपेड सेलर, सेक्शन 4 सबसेक्शन, अच्छा सेक्शन में प्रॉब्लम है, 45 लिख रखा है यहाँ पे, छूट गया है कुछ, सेक्शंस वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं। व्हेन होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड,
मैंने तुम्हें बोला था, तुमने मुझे बोला था कि 12,000 पे करोगे अपने मोबाइल फोन का, और तुमने मुझे हो सकता है पूरा अमाउंट ही पे नहीं किया, 12,000 का 12,000 तुमने पे नहीं किया, या फिर ये भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि तुमने मुझे 5,000 पे करके बाकी के बचे पैसे 7,000 तुमने मुझे पे नहीं किया। तो मैं इस सिचुएशन में क्या हो गया, अनपेड सेलर हो गया, तुमने मुझे पैसे पे नहीं किए। When a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and the condition on which it was received has not fulfilled by the reason of the dishonor or of the instrument or otherwise, इस सिचुएशन में भी इसको नाम दिया जाता है अनपेड सेलर्स। ठीक है, समझ गए ये सारे डेफिनेशंस। अब एक चार्ट यहां पे देखना, आगे इस डिटेल में भी समझेंगे। राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, एक अनपेड सेलर का, वैसा सेलर जिसको पैसे पे नहीं किए गए, उसके क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, उसके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट आ जाता है यहाँ पे राइट समझ सकते हैं अगेंस्ट द गुड्स, एंड दूसरा समझ सकते हैं राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली। मतलब मैंने जो तुम्हें गुड्स दिया या मुझे जो गुड्स तुम्हें देने हैं उसके अगेंस्ट मेरे क्या अधिकार हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा बायर के अगेंस्ट मेरे क्या अधिकार हो सकते हैं, इस पे यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग गुड्स को समझे तो गुड्स में, ठीक है, तुमने मना कर दिया गुड्स के पैसे देने से, तो मेरे पास अधिकार हो सकता है उस प्रोडक्ट को लीन करने का, समझेंगे क्या, ट्रांजिट में रोक देना, या फिर अधिकार ये होता है कि मैं उस गुड्स को किसी और व्यक्ति को बेच दूं। ये हो गया गुड्स के केस में। दूसरा आता है अगेंस्ट द बायर पर्सनली, तुम्हारे खिलाफ मेरे क्या अधिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहला मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं। दूसरा, जो प्राइस है उस गुड्स का प्राइस 10,000 है, ठीक है, उसके लिए मैं तुम पे केस फाइल कर दूं। या फिर जो नुकसान अलग से हुए मेरे, अलग से जो प्राइस के लिए तो करूंगा, डैमेजेस जो हुए उसके लिए मैं कर दूं, और उसके इंटरेस्ट के लिए भी, कितना दिन नहीं पेमेंट किए इसका कुछ तो इंटरेस्ट बना होगा, ये सारी चीजें। तो ये अधिकार हो जाता है एक अनपेड सेलर का अगेंस्ट द गुड्स एंड बायर पर्सनली। सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेलर्स का अधिकार यहाँ पे हमें पढ़ना ही होगा, बायर का भी यहाँ पे पढ़ेंगे और सेलर दोनों का। तो ये देख लो, चलो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बायर। सबसे फर्स्ट आता है राइट्स ऑफ द बायर। बायर के क्या अधिकार होते हैं, कि सबसे पहला अधिकार क्या हो सकता है कि उसको गुड्स की डिलीवरी मिलेगी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बातें की गई हैं उसके हिसाब से। उसके पास अधिकार है कि वो उस गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। उसके पास अधिकार है कि उस गुड्स को वो एग्जामिन कर सकता है, चेक कर सकता है। और साथ ही साथ वो उसके पास ये भी अधिकार है कि सेलर के अगेंस्ट वो जा सकता है अगर सेलर ब्रीच करता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, तो नोटिस इशू कर सकता है, लीगल नोटिस वगैरह। साथ ही साथ अगर हमने यहाँ पे ये देख लिया राइट्स ऑफ बायर, अब यहाँ पे हमें ड्यूटीज भी समझनी होगी। ड्यूटीज क्या होती हैं एक बायर की। सबसे पहला होता है कि गुड्स को आपको एक्सेप्ट करना है और पे करना है इन द एक्सचेंज ऑफ पोजीशन। मतलब ले रहे हो तो यार कुछ तो समथिंग इन रिटर्न दोगे, कंसिडरेशन दोगे। ड्यूटी टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, जाहिर सी बात है तुम्हारी ड्यूटी डिलीवरी के लिए अप्लाई करोगे। टू डिमांड डिलीवरी एट अ रीजनेबल आवर, किस वक्त फ्री हो, किस वक्त घर पे रहते हो, कब नहीं रहते हो, उस सिचुएशन में तुम्हें एक शेड्यूल बताना होगा डिलीवरी पर्सन को। टू टेक रिस्क ऑफ डिटोरिएशन इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, डिलीवरी टाइम में अगर गुड्स खराब हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी तुम्हें रिस्क लेना होता है। टू इंटीमेट द सेलर वेयर ही रिजेक्ट द गुड्स, तुम्हें सेलर को इन्फॉर्म करना होगा कि तुम गुड्स को रिजेक्ट कर रहे हो। डिलीवरी तुम्हें लेनी होगी, प्राइस तुम्हें पे करना होगा, और अगर गुड्स एक्सेप्ट नहीं करते हो और डैमेज होता है तुम्हारे सामने वाले सेलर को तो उस सिचुएशन में तुम्हें डैमेजेस भी पे करने पड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये तो हमने देख लिया राइट्स एंड ड्यूटीज। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेलर। सेलर्स के क्या राइट्स और ड्यूटीज हो सकते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ सेलर में सबसे फर्स्ट है टू रिसीव द प्राइस ऑफ गुड्स। एक सेलर का अधिकार क्या होता है, मैंने तुम्हें गुड्स बेचे तो मेरा अधिकार है कि तुम मुझे पैसे दोगे। अगर तुमने गुड्स नहीं लिया, उसकी वजह से नुकसान हो गया मुझे, तो मेरा यह भी अधिकार है कि तुम मुझे कंपनसेट करोगे। टू रिसीव रीजनेबल चार्ज फॉर केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स, ठीक है, तो मेरा रीजनेबल मेरा अधिकार है कि तुम मेरे गुड्स का अच्छे से रखोगे, केयर करोगे। अब यहाँ पे समझते हैं एक अनपेड सेलर का क्या अधिकार हो सकता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है लीन।
राइट ऑफ लीन समझना, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन पोजेशन ऑफ देम इज इंटाइटल्ड टू रिटेन पोजेशन ऑफ देम जब तक उस गुड्स का पेमेंट तुम्हें ना मिल जाए। ठीक है। पार्ट डिलीवरी वेयर एन अनपेड सेलर हैज मेड अ पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स ही में एक्सरसाइज इज द राइट ऑफ लीन, मतलब उस गुड्स को जब तक उसका पेमेंट पूरा पार्ट का ना मिल जाए उसको यहां पे रखना। समझ गए इस बात को? चलो अब यहां पे कुछ टर्म्स है, टाइप्स ऑफ डॉक्टराइन, ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा जाता है ये एग्जाम में, तो चाहो तो तुम इसे देख सकते हो, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं। अब यहां पे देखो गुड्स को एक्सप्लेन किया गया कि गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स होते हैं तीन प्रकार के, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स। कौन कौन से? एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिजेंट। Existing goods, these are the goods which are possessed and owned by the seller at the time of sale. These goods of three types. इसमें भी तीन प्रकार के टाइप्स हो सकते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, अनएसर्टेन और एसर्टेन गुड्स। ये वैसे गुड्स हैं जो कि एक ओनर के पास होता है, पॉजेस करता है, सेलर जो होता है उसके पास होता है। तो इसके अंदर तीन सिचुएशन है, स्पेसिफिक गुड्स, अनएसर्टेन और एसर्टेन। स्पेसिफिक की बात करूं तो गुड्स को यहाँ पे प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर दिया गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मैं एक सेलर हूं और मेरा एक मोबाइल शॉप है जिसके अंदर बहुत सारे फ़ोन्स अवेलेबल है, वन प्लस के फ़ोन अवेलेबल है, रियलमी के फ़ोन अवेलेबल है, शाओमी के फ़ोन अवेलेबल है। ठीक है, तो तुम इसमें से अगर किसी एक स्पेसिफिक गुड्स को टारगेट करते हो तो दैट इज स्पेसिफिक गुड्स। तुम बोलते हो वन प्लस का वन प्लस नॉट चाहिए मुझे, या वन प्लस 6 चाहिए या 7 चाहिए, तो दैट इज स्पेसिफिक गुड्स। अनएसर्टेन गुड्स की अगर मैं बात करूं तो इस गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो दैट इज अनएसर्टेन। तुम पता नहीं, अभी तुम क्लियर नहीं बताए तुम्हें कौन सा चाहिए, वन प्लस, रियलमी, शाओमी, कौन सा, ऐसा तुमने कुछ भी क्लियर नहीं किया। एसर्टेन जिसको कि तुमने बता दिया, आइडेंटिफाई कर लिया। दीज गुड्स आर आइडेंटिफाइड पोस्ट फॉर्मेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद तुमने आइडेंटिफाई किया, दैट इज एडसर्टेन। स्पेसिफिक क्या है? तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त, एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स। तो एग्जिस्टिंग के अंदर तीन टाइप्स, स्पेसिफिक, अनएसर्टेन और एसर्टेन गुड्स। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स की अगर मैं बात करूं तो तुमने यहां पे जस्ट एग्रीमेंट टू सेल किया है, मतलब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा कि तुम फ्यूचर में उस गुड्स को बेचोगे। जैसे कि तुमने मुझे गारंटी दिया कि मैं तुम्हें 20 किलो दूध दूंगा अगले 5 दिन में, यहां पे अभी क्लियर कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तुम मुझे दोगे, अभी तुमने दिया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर गुड्स हो जाएगा। अ फार्मर में एग्री टू सेल अ बायर ऑल ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय हिज और हर काउ इन द कमिंग डेज। अपकमिंग डेज में जितने भी दूध निकलेंगी एक गाय से वो मैं तुम्हें दूंगा, तो दैट इज फ्यूचर गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स की बात करूं तो ये डिपेंड करता है हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। क्या बोला गया कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए बी से मुझे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। किसको? मैं हूं सी, एक बंदा है बी, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अगर 10,000 रुपए मुझे बी से मिल गए तो तुम्हें मैं ये गुड्स दे दूंगा, या फिर अगर मोबाइल फोन मुझे बी से मिल गया तो मैं तुम्हें मोबाइल फोन दे दूंगा। तो यहां पे क्या है? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट, तो इसको हम लोग नाम देते हैं कंटिंजेंट गुड्स। समझ गए? आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। मोड्स ऑफ डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो मोड्स यहाँ पे तीन प्रकार के हो जाते हैं, एक्चुअल डिलीवरी कह लो, सिंबॉलिक डिलीवरी कह लो और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कह लो। एक्चुअल में आ जाता है सबसे पहले फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स, मतलब फिजिकली मैंने तुम्हें गुड्स पहुंचा दिया, दैट इज फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स। सिंबॉलिक की अगर मैं बात करूं तो बायर के पास कंट्रोल आ जाता है गुड्स की, लेकिन ओनरशिप यहां पे ट्रांसफर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बाइक जब पार्सल करवाओगे रेलवे के थ्रू, बाइक जब तुम पार्सल करवाते हो रेलवे के थ्रू, तो रेलवे तुम्हें एक रिसीट देती है, तो वो क्या बताता है? तुम्हारे पास उस गुड्स का ओनरशिप है। तुम जिस डेस्टिनेशन स्टेशन पे उस प्रोडक्ट को पहुंचाने वाले हो, उस बाइक को पहुंचाने वाले हो, अगले दिन या जब भी वो बाइक पहुंचती है, तुम उस रिसीट को लेकर जाओगे तभी तुम्हें तुम्हारा गुड्स मिलेगा, तुम्हारा बाइक मिलेगा। तो यहाँ पे एक सिंबॉलिक काइंड ऑफ तुम एक सिंबल तुम्हारे पास दिया जा रहा है, जैसे कीज दे दी गई किसी भी चीज की, रेलवे का मेट रिसीट वगैरह जो आता है वो दे दिया गया तुम्हें, तो सिंबॉलिक हो गया। कंस्ट्रक्टिव की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या बोला गया? सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है कि गुड्स को यहां पे होल्ड किया जा रहा है बायर के बिहाफ पे। जैसे कि समझना, यहां पे एक यहां पे गोडाउन था,
ठीक है, गोडाउन था जिसमें सामान गुड्स रखे हुए थे। तो यहां पे जो सेलर था सबसे पहले बी था और मैं ए हूं। मैंने इसे सारे गुड्स खरीद लिए और इस गोडाउन को ओन करता है सी, मतलब ये गोडाउन सी का है। तो बी के जो गुड्स थे इसमें पड़े हुए थे, ठीक है, और अब मैंने इसे खरीद लिया। तो बी ने बोला एक काम करो यार, तुम अपने गुड्स इसी में रहने दो, बस ओनरशिप ट्रांसफर तुम्हारा यहां पे हो जाएगा, तुम कहां गुड्स को लेके घूमोगे। सी यहां पे फिर से उस गुड्स को इसी में रखे हुए, दैट इज कंसिडरेशन। एक्नॉलेजमेंट दिया गया कि बायर के बिहाफ पे अभी भी गुड्स आपके यहां पास रखा हुआ है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव। जस्ट तुम्हें एक बता दिया गया कि तुम्हारा गुड्स यहां पे है, समझ गए। मोड्स ऑफ डिलीवरी है ये हमारा। अब नेक्स्ट हमारा यहां पे आ जाता है वारंटी और कंडीशन। समझ लेते हैं इसे। वारंटी की अगर मैं बात करूं तो वारंटी इज अ स्टिपुलेशन, ठीक है। कंडीशन तुम कह सकते हो या फिर कोलैटरल तुम बोल सकते हो मेन कॉन्ट्रैक्ट का। समझेंगे दोनों को, अगर समझा दूंगा तब और क्लियर हो जाएगा। अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेज बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रेपुडिएटेड। वारंटी दो प्रकार के होते हैं, एक्सप्रेस वारंटी और इम्प्लाइड वारंटी। इसका ये मतलब है मेन पर्पस के लिए जस्ट ये एक कोलैटरल की तरह होता है, सपोर्टिव हैंड की तरह होता है। अगर इसका ब्रीच होता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है कि तुम इसे रिजेक्ट कर दो गुड्स को लेने से। तो दिस इज वारंटी। वारंटी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अगर यहां पे मैं बात करूं कंडीशन की, तो कंडीशन इज द स्टिपुलेटेड एसेंशियल टू द मेन पर्पस। वारंटी क्या था, एक कोलैटरल था, लेकिन कंडीशन क्या है, मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर इसका ब्रीच होता है, कंडीशन का ब्रीच होता है, तो तुम्हारे पास यहां पे अधिकार है, राइट है कि तुम उसे रिजेक्ट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम उसे रेपिडिएट भी कर सकते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हो। साथ ही साथ तुम यहां पे डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, किसमें, अगर कंडीशन का ब्रीच होता है। लेकिन अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो उस सिचुएशन में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि तुम्हें जो डैमेजेस हुए हैं तुम उस डैमेज को क्लेम कर सकते हो। इसमें भी कंडीशन दो प्रकार के होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब इसको समझ लेते हैं सबसे पहले एक्सप्रेस वारंटी को। अब वारंटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड फॉर इट, रिटन या फिर ओरल, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और इम्प्लाइड क्या है, बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। तो सेम चीज यही है और इसमें कुछ है नहीं। तो इसे एक बार देख लेना, वारंटी वर्सेस गारंटी को, और तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। वारंटी और गारंटी है क्या। वारंटी इज रिटन गारंटी इशूड टू द परचेजर ऑफ अ प्रोडक्ट बाय इट्स मैन्युफैक्चरर। वारंटी जब ले मिलता है, देखो गारंटी में क्या होता है ना, कि तुम्हें सुनते होगे कि तुम्हें मिला है गारंटी 2 महीने का या 3 महीने का गारंटी मिला है। उसमें बेसिकली क्या होता है, गुड्स को जैसा था नया तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन वारंटी में क्या होता है, सुनते हो कि 24 महीने का वारंटी है, 48 महीने का वारंटी है प्रोडक्ट पे, 3 साल का वारंटी है। तो अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ भी डैमेजेस होते हैं तो वो रिपेयर करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट ही तुम्हें नया का नया दे देते हैं। तो ये डिफरेंस है वारंटी और गारंटी के अंदर। आई होप चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इतना ही था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस इतना पढ़ के जाओ। क्वेश्चंस करवा दूंगा, टेस्ट दे देना इन दोनों टॉपिक्स के, कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स के, सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। सो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को एंड करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, तुम एग्जाम टाइम के अल्टीमेट बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स तुम्हें इस कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशन प्लस पीवाईक्यूज भी इंटीग्रेट किए गए हैं। ज्वाइन करने के लिए एग्जाम टाइप ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से ज्वाइन कर लो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।